गुजरानीवाला में मेरे एक चचाजाद भाई का निकाह था। हम लोगों ने सोचा कि हम बारात के साथ अच्छे खासे लोग जाएंगे। तभी हम लाहौर से गुजरानीवाला चले तो रास्ते में एक जगह गाड़ियां रुकी। मैं लड़कों के साथ अमूमन एक गाड़ी में नहीं घुसता था। मेरी अपनी छोटी सी गाड़ी थी जिसे मैं खुद ही चलाता था और उसमें अकेला ही बैठता था। साथ में मेरी छोटी बहन बैठ जाती। मैं सिर्फ उसे ही अपनी गाड़ी में बर्दाश्त कर सकता था। हम दोनों ने एक जगह गाड़ी रोकी तो एक लड़की भागती हुई हमारी गाड़ी की तरफ आई। लड़की ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। भला की खूबसूरत थी। बाल तो उसके घुटनों को छू रहे थे। आते ही उसने हमारी गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो इसे देखता ही रह गया। भला की हसीन थी। कहने लगी, खुदा के लिए मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लो। उसने कुछ इस अंदाज से कहा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया। वो पिछली वाली सीट पर बैठ गई। चलाओ गाड़ी, चलाओ ना, देख क्या रहे हो, बड़ी उदासी से बोली। वो मैंने गाड़ी चलाने लगा कि शायद इसे अगले किसी स्टेशन पर उतरना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे गाड़ी चलाते हुए आधा घंटा गुजर गया पर इसने कुछ नहीं कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे दिल में था कि कहीं मेरी गाड़ी मैंने किसी दूसरी मखलूक को तो नहीं बिठा लिया। वैसे भी मगरिब के बाद का वक्त था। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर खौफज़दा भी हो रहा था। ऊपर से इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। मोहतरमा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने इससे पूछा तो वो रोने लगी। आप ऐसा तो मत कहें, मैं आपकी गाड़ी में बैठी आपको बुरी लग रही हूँ क्या? नहीं, बुरी और अच्छी लगने की बात नहीं, पर आप मेरी गाड़ी में बैठी हैं, आपको कहीं उतरना होगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं उतरना। मुझे खुदा के लिए अपनी गाड़ी में रहने दे। बीबी, गाड़ी में तो रख लो, पर तुम्हें कहीं तो जाना होगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी कोई मंजिल नहीं है। अगर आपको मुझे कहीं निकालना ही है तो मुझे जहर दे दे। उस लड़के की जज्बाती बातें सुनकर मैं खामोश हो गया। सोचा कि चलो तंग आकर खुद ही गाड़ी से उतर जाएगी। मेरी बहन ने भी मुझे इशारा किया कि ये खामा-खा की नौटंकी कर रही है, इसको बैठे रहने दो, नकदी लड़की है, क्या कर लेगी। हम लोग बारात लेकर गुजरानीवाला पहुंच गए थे। बारात के साथ और भी काफी सारे लोग थे। गाड़ी वो चोरी करके लेकर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर के दरवाजे सारे बंद ही चुके थे। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी और किसी सूरत भी वो मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर सकती थी। हम लोग लड़के वालों के घर पहुंचे, निकाह हुआ और फिर हम खाना वगैरह खाकर वापस आए। मैंने देखा कि वो लड़की इसी तरह गाड़ी में बैठी रो रही थी। मुझे लगा कि वाकई बेचारी बेबस और लाचार लग रही है। मैंने जाकर शादी के हाल से खाना लाया और इसको एक प्लेट खाने को थमा दी। ये लो, खाना खाओ और रोना बंद कर दो। बताओ कि क्या हुआ है? मैं गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर इससे दरियाफत करने लगा, मगर वो मुसलसल बस रोए ही जा रही थी। मुझे कोई बात नहीं बता रही थी। खुदा के लिए ऐसा ना करो। ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं और तुम इस गाड़ी में क्यों बैठी हो? मेरी बात सुनकर वो फिर रोने लगी। तब तक हंगामा हो गया कि दुल्हन को गाड़ी में बिठाना है। बस फिर दुल्हे दुल्हन को गाड़ी में बिठाया। सारे मेहमान भी गाड़ी में बैठे। ये आधा लड़के भी मेरी गाड़ी में आना चाहते थे। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मेरी गाड़ी में मेरी बहनें ही बैठेंगी। चूंकि वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, किसी को मालूम नहीं हुआ। मैंने अपनी बहन को भी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। आगे मेरा एक दोस्त बैठ गया। हम लोग वापस लाहौर आ गए, लेकिन वो लड़की गाड़ी से नहीं उतरी। अब तो मेरे दिल में खदशा हो रहा था कि मैं इसको रखूंगा कहाँ। इसे ले तो आया था, अब वो लड़की मेरी जिम्मेदारी बन गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने घर वालों से छुपकर इस लड़की को अपने एक दोस्त बिलाल के घर ले गया। बिलाल को मैं पहले ही फोन कर चुका था। मैंने कहा, मेरे साथ एक लड़की है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जिसके घर वालों का कोई मसला है, थोड़े दिन वो तुम्हारे साथ रह सकती है क्या? वैसे भी बिलाल के घर में एक बेवा भाभी और इसके बच्चों के अलावा था ही कौन। मैं इस लड़की को लेकर बिलाल के घर पहुंच गया। बिलाल ने दरवाजा खोला। मैंने इस लड़के को गाड़ी से निकाला और बिलाल के घर भेज दिया। बिलाल से कहा कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। बिलाल की भाभी ने भी हमारा इस्तकबाल किया था। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी दोस्त का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। मुझे फिलहाल घर जाना था। मेरे घर वालों को मेरी जरूरत थी, सो मैं वहाँ से निकल आया। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये लड़की कैसे मेरी जिंदगी को तब्दील करके रख देगी और मैं इसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाऊंगा। खैर, मैं घर आ गया। घर आकर मैं अपने कामों में मसरूफ हो गया। मुझे पता था कि वो लड़की खुद ही बिलाल के घर से चली जाएगी, तो मैंने दोबारा फोन करके पता भी नहीं किया। लेकिन तकरीबन 3 दिन के बाद बिलाल का फोन आया। मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे इस दोस्त को
वजह से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। देखो मुझे इसके यहाँ रहने पर कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो खाना नहीं खाती। दिन में एक बार हम अगर सब्जी दे दें तो खा लेती है, वरना नाश्ता करती है, न रात का खाना खाती है। अगर इसी तरह से सब चलता रहा ये क्या करेंगी? अगर मरा गई तो बात हम पर आएगी। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, मरेगी क्यों? जवान लड़की है, एक वक्त का खाना खाकर भी चल जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं 2 दिन बाद इसे आकर कहीं और ले जाऊंगा। बिलाल ने तो फोन बंद कर दिया, पर मुझे बेचैनी होने लगी कि अब इस अजनबी जवान लड़के का करूं तो क्या करूं। मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वो और बिलाल को असल कहानी भी नहीं पता थी, इसलिए मैं इसे कुछ बताना नहीं चाहता था। पर जब तक मैं बिलाल के घर जाता, रास्ते में मेरे जहन में बहुत सारे ख्यालात चल रहे थे। इनमें से एक भी ये था कि अगर मैं इस लड़के से शादी कर लूं तो कितना अच्छा हो। देखने में वो ऐसी थी कि हजारों में एक ही सूरत ऐसी होगी। और जब बिलाल के घर पहुंचा तो इसे गुलाबी रंग के कपड़ों में देखकर मेरा दिल और ज्यादा मचलने लगा था। वो बहुत हसीन लग रही थी, इतनी हसीन कि इसे देखते ही किसी का भी दिल फैल जाए। इतने में बिलाल भी वहाँ आ गया। बोला कि तुम्हारी दोस्त को मैंने अपनी भाभी के कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे एक लम्हे के लिए रुखावत का एहसास भी हुआ। बिलाल भी इस लड़की को खूबसूरत कह रहा था, इसका मतलब कि बिलाल का दिल भी आ सकता था। मैंने इस लड़के से फौरन कहा कि आओ मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। वो भला क्या एतराज करती है। मारी तकलीफ की वो भी घर से निकल गई। मैं इसे लेकर एक दूर दराज रेस्टोरेंट पर चला गया। पूरे रास्ते में खामोश ही रही। मैंने उसे अपने सामने बिठाया, मगर उस पर नजर पड़ते ही मेरी हैरत की इंतहा न रही। उसने खुद को बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था। हालांकि कपड़े बहुत खूबसूरत थे, पर इसकी चादर ऐसे इसके साथ लपेटी हुई थी जैसे वो अपने वजूद का कोई हिस्सा छुपाना चाह रही हो। तो थोड़ी देर के बाद खाना आ गया। फिर इसने हाथ हिलाकर खाना भी नहीं खाया। ये हाथ से खाना खा रही थी, दूसरे हाथ को बगल के साथ यूं दबा के रखा था जैसे बगल में कुछ उठा रखा हो। मुझे इसकी यह हरकत बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा क्या बात है, तुम खुलकर खाना भी नहीं खा रही? क्या मेरा तुम्हें वहाँ पर बुलाना अच्छा नहीं लगा? बोली कि ऐसी भी बात नहीं है, बस मुझे जरा हिचकिचाहट होती है। कभी किसी अजनबी के साथ यूं बाहर गई नहीं इसलिए। अजनबी? ओह हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझे कहाँ मिली थी ये तो मैं भूल ही गया था। मैं आगे की सोचों में इतना गुम हो गया था। मैं सर झटक कर कहा, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम इस दिन अकेले सड़क पर क्या कर रही थी? मुझे तुम्हें देखकर बहुत तरस भी आया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस बेसरो समाने के पीछे वजह क्या थी? हुआ क्या था? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई, अपनी बगल की तरफ देखने लगी। क्या है इसमें? मुझे लगता है तुमने कुछ छुपा रखा है। नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। एकदम वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, बस ऐसे ही होते हैं कुछ जख्म जिनकी कहानी सुनाई नहीं जाती। मैं भी अपने घर वालों के बारे में कोई बात नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगे। नहीं नहीं, बुरा क्यों मनाना, लेकिन जान पहचान के लिए तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों को जानना तो जरूरी है ना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों आप मेरे साथ क्यों जान पहचान बनाएंगे? वो हैरत से बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक बात समझ तो आ गई होगी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मेरी बात सुनकर वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगी। साहब, मैं तो शादीशुदा हूँ। मेरी शादी हो चुकी, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने हैरत से पलक झपकते हुए कहा, झूठ मत बोलो। मुझसे बचने का कोई और रास्ता नहीं था तुम्हारे पास जो इतना बड़ा झूठ बोल दिया? शादीशुदा औरत को रात के इस पहर घर से बाहर कौन निकालता है? यह हमारे यहाँ का रिवाज है, बस आप नहीं समझेंगे। वो नजरें झुकाकर बोली थी, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। घर छोड़ आइएगा 2-3 दिन के बाद। अभी तो मुझे आपके घर रहते हुए 4 दिन हुए हैं। मुझे 7 दिन घर से बाहर रहना था, इसीलिए तो मैं आपके पास आ गई थी। आपको मैंने मिन्नत की थी कि आप मुझे अपने घर ले चलें। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, वो मेरी इज्जत हथियाना चाहते थे। बस इसी वजह से मैं आपकी गाड़ी में आकर बैठ गई। अच्छा, अगर इतना ही इज्जत का ख्याल है तो फिर तुम घर से बाहर ही क्यों निकली? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे मिन्नत की है कि मुझे 3 दिन और अपने घर में रखने दे। मुझे शायद इसी बात का दुख था कि वो पहले से शादीशुदा है। इसने मुझे बेवकूफ बनाया। खामखा की उम्मीद थी मुझे, लेकिन कसूर इसका भी नहीं था। उम्मीदें तो मैंने खुद ही दिल में पाल ली थी। इसने ऐसा कोई इशारा तो नहीं किया था। मैंने अपनी बहन को भी इस बारे में कुछ न बताया था।
मेरी बहन को बस यही लगा था कि हमने रास्ते में किसी की मदद की। इसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानती थी, लेकिन मेरे लिए अब वो लड़की बहुत ज्यादा अहम हो चुकी थी। मैंने इसे कहा कि चलो, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें बिलाल के घर छोड़ देता हूँ। मुझे दिन में रास्ते में आते हुए यही ख्यालात आ रहे थे कि कहीं वो लड़की बिलाल को पसंद ना करती हो। बिलाल ने इसे खूबसूरत गुलाबी रंग का जोड़ा भी तो ला कर दिया था। लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और मुझे अब कबाब में हड्डी समझ रहे हैं। इसी वजह से अब मेरा खून खोल रहा था, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा। मैं हर किसी से ये बात महसूस नहीं करवाना चाहता था कि मुझे इसकी कोई भी बात बुरी लगी है। मैंने इसे बिलाल के घर छोड़ा। फिर बिलाल का रवैया देखकर मुझे लगा जैसे वो भी मेरी तरह इसे चाहने लगा है। बिलाल की भाभी मुझे पसंद करती थी, मुझे हमेशा घर आने की दावत देती थी। कहने लगे आज तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ रहोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारी दोस्त भी तो यही है। मैं इनकी बात समझ गया था, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, आज रात को मैं यहीं रुक जाता हूँ। मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे कि शायद वो लड़की जिसका नाम अभी तक मुझे मालूम ही नहीं था मेरे दोस्त बिलाल को पसंद करती हो। रात को इसी वजह से मुझे नींद नहीं आई। मैं जहन में चारपाई डालकर लेटा हुआ था। गर्मी का बहाना बनाकर मैं बाहर सो गया। हालांकि सर्दी शुरू हो चुकी थी। बिलाल अपने कमरे में था। रात के किसी पहर मुझे हल्की सी आहट का एहसास हुआ। मेरी नजर इसके कमरे की तरफ गई। वो अपने कमरे से किसी हुलिये की मानिंद बाहर आई। इसने खुद को काली चादर में ढांप रखा था। मैं इसे देखकर समझ गया कि वो रात के इस पहर कहीं जा रही है, और ऐसा ही हुआ। वो गुस्ल खाने में जाने के बजाय बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लड़की से मोहब्बत करने से पहले इसके किरदार को जांचना जरूरी होता है। मैं भी इसी सोच के तहत अपनी चारपाई से उठ खड़ा हुआ। मैं इसका पीछा करना चाहता था। दरवाजे को हल्की सी आहट के साथ खोलकर वो घर से बाहर निकल गई। मैं इसका पीछा करने लगा। करते करते वो घर से काफी दूर चली गई। इस घर के पास एक झील थी और फिर वो लड़की झील के किनारे खड़ी हो गई। आगे का मंजर में देखने के काबिल नहीं था। हाय अल्लाह, मैं ये किससे मोहब्बत कर बैठा हूँ। मुझे लगा कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी हो। वो ऐसी निकली, इसकी ये हकीकत होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है, इतनी गलत फहमी में दूसरे को कैसे रोक सकता है। मैंने इसे जब ये सब करते देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ठंडी रात में भी मुझे पसीना आने लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इसने अपनी हकीकत को मुझसे छुपाया। फिर जैसे ही वो मुड़ने लगी, मैं इससे पहले वापस घर पहुंच गया था। जाहिर है रास्ते में इसने और कुछ नहीं किया होगा। मेरे घर में दाखिल होने और चारपाई पर लेटते ही 2 मिनट के बाद वो भी घर में दाखिल हो गई। इसने मुझे घर आते हुए नहीं देखा था, शायद वरना इतने सुकून से वो घर ना दाखिल होती, बल्कि थोड़ा बहुत डर इसको होता। वो वापस अपने कमरे में चली गई। मैं बेचैन होने लगा। अब अगर इसे बिलाल ही शादी कर लेता है तो कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं दिल ही दिल में इसकी मोहब्बत को उतार कर फेंकना चाहता था, पर कमबख्त वो बहुत खूबसूरत थी। अब मैं पूरी रात सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा। इससे शादी करूं, इसे अपनाऊं, मोहब्बत करूं या बिलाल के रहमो करम पर छोड़ दूं। इसकी नौबत नहीं आई। 2-1 दिन गुजरे तो बिलाल ने मुझे फोन करके कहा कि वो लड़की वापस अपने घर जाना चाहती है, तुम आकर इसे ले जाओ। इसका मतलब यह है कि बिलाल की इसके साथ कोई बेतकल्लुफी नहीं थी। मैंने दिल में सोचा। खुश होकर मैंने अपने कपड़े पहने, अच्छी तरह तैयार होकर परफ्यूम लगाया और इसे लेने के लिए निकल पड़ा। मैं परसों रात वाली बात को भूल चुका था। मैं मजीद इसके बारे में कुछ मनफी बात सोचना नहीं चाहता था। रास्ते में मैंने अच्छे से फूल भी लिए, गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिए। मैंने इसे बिलाल के घर से पिक किया, गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। इसने फीकी से मुस्कुराहट के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिया। कहने लगी कि आप बस मुझे मेरे घर ले चलें। आपका घर कौन सा है, आप मुझे बताएं, मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगा। मैंने संजीदगी से कहा। मुझे याद आ गया था कि वो तो शादीशुदा है। अच्छा, तो क्या आप अपने शौहर के पास वापस जाएंगी? मैंने कहा तो इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता दूंगी कि मुझे कहाँ जाना है। अगर आपने अपने शौहर के घर जाना है तो फिर मैं आपको घर से थोड़ा दूर उतार दूंगा। ऐसा न हो कि आपके शौहर मुझे देखकर गुस्सा करें। वो तंजिया की हंसी हंसने लगी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जहाँ भी जाऊंगी आप दरवाजे तक मेरे साथ आइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, लेकिन फिलहाल मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। तकरीबन 2-3 किलोमीटर चलने के बाद इसने मुझसे कहा था। मैं हैरान हो गया। दारुल अमान? मगर आप दारुल अमान क्यों जाना चाहते हैं? आपने तो कहा था कि आप शादीशुदा हैं।
जी मैं शादीशुदा हूँ, पर अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो फिर आप मुझे पहले बता देती। मैं आपसे शादी करना चाहता था। मैं जानती हूँ आप मेरी हकीकत जान चुके होंगे। आप मुझसे भला क्यों शादी करेंगे? मैं शादी कर सकता हूँ अगर आप खुद को तब्दील कर लें तो। मैंने संजीदगी से कहा था, आप पहले मुझे दारुल अमान तो लेकर चलें। अगर वहाँ मुझे जगह न मिली तो आपके घर पनाह लेने का सोचूंगी। इसने तंजिया सी हंसी के साथ कहा तो मेरा दिल कटकर रह गया। मैं आपको पनाह देने के लिए नहीं कह रहा, आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चुप रही। थोड़ी देर के बाद दारुल अमान आ गया। मैंने इसे वहाँ उतारा। बोले कि आप थोड़ी देर बस यहाँ रुक जाएं। अगर उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। मैं गाड़ी में बैठा दुआएं कर रहा था कि दारुल अमान वाले इसको यहाँ रखने से इनकार कर दें और मैं इसे अपने घर ले जाऊं। आधा घंटा मैं गाड़ी में बैठा इंतजार करता रहा। फिर वहाँ पर सुनाई दी मुझे गाड़ी से निकलना पड़ा। दारुल अमान के अंदर से शोर की आवाजें आ रही थी और कह रही थी कि तुम यहाँ नहीं रुक सकती। हम औरतें तुम जैसी औरतों के साथ नहीं रह सकती। क्या तुम हमें भी खराब करोगी? सब औरतों का रवैया देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकता था। दारुल अमान इनका था, ये औरतें अब इसकी थी। मैं चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गया और लड़की जिसका नाम चांदनी था मेरे करीब आकर गाड़ी में ही बैठ गई। इसकी आंखों में आंसू थे। सब लोगों वाकई में एक जैसे नहीं होते। मैं गलत थी और अपने आंसू पहुंचने लगी। और बात सुने, मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और तुम्हारे शौहर का क्या होगा? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। शौहर का क्या होगा? वो तो बस नाम का ही शौहर है, वो हसरत भरे लहजे में बोली थी। अच्छा ठीक है, मैं आपको मस्जिद में लेकर चलता हूँ। आप वहाँ जाकर अपना वक्त गुजारें और साथ में ही हम निकाह भी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, निकाह तो मैं कर लूंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मुझे इन चीजों से नफरत है जो मैंने पहले देखा, जिस तरह की जिंदगी गुजारी। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। बिलाल भाई के घर में तो मैंने जो देखा इससे मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ, पर आपका क्या पता। मैंने चांदनी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली, मेरा ताल्लुक मुसलमान घराने से नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। और इस रात जब आप मेरा पीछा कर रहे थे तो आपने ये भी देख लिया होगा कि मैं एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैंने मुसलमानों के तौर इतवार देखे थे, इसके बाद से मेरा दिल मुसलमान हो गया था। घर वालों ने, मेरे शौहर और मेरी सास ने मुझे हर महीने घर से निकालना होता था। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन जब भी मेरे खास अय्याम आते थे मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि अगर तुम नापाक हो तो किसी बर्तन को छू नहीं सकती, हमें खाना भी पका के नहीं खिला सकती और हमारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब तुम नापाक हो गई हो। जब तक तुम पाक नहीं होती हम तुम्हें घर के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। मैं इस बात पर पहले तो बिल्कुल नाराज नहीं होती थी, पर जैसे जैसे मैंने अपने मुसलमान सहेलियों के बारे में सुना, इनके घर वाले तो इनका इन दिनों में ख्याल रखते थे, तब से मैंने भी अपने शौहर को कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझे घर से मत निकालो। मैं घर से बाहर जाकर खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती, पर मेरे शौहर और सास को तो बिल्कुल परवाह नहीं थी। जब ये तारीखें आती हैं वो मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती, 7 दिन के बाद वापस लेकर आ जाती। अब आप बताएं, 7 दिन के लिए औरत नापाक हो जाए तो वो कहाँ जाए? अल्लाह के जमीन से क्या निकल जाए? जब अल्लाह ने औरत के लिए कुदरत मुकर्रर की है तो फिर ये लोग कौन होते हैं औरत पर इतना जुल्म करने वाले? चांदनी के मुंह से अल्लाह का नाम सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। चांदनी, अल्लाह ने तुम्हारे दिल बदल दिया है, तुम मुसलमान हो जाओगी, मुझे इस पर पूरा यकीन है। इतने में मस्जिद आ गई। मैं चांदनी को मस्जिद में लेकर गया। मौलवी साहब ने हमसे पूछगिछ की और फिर हमारा निकाह पढ़ा दिया। मौलवी साहब बहुत खुश थे कि चांदनी ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बल्कि शायद अल्लाह ने इसका दिल भी दिया है। चांदनी बहुत खुश थी। इसे बिलाल के घर इसकी भाभी का रवैया भी बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने इस्लाम के बारे में चांदनी को मजीद आगाह किया था, मगर फिर भी चांदनी अपने भगवानों से डरती थी। इस रात इस्लाम के खूबसूरत निजाम के बारे में सुनकर चांदनी ने अपने सारे भगवानों को झेल की बातें की नजर कर दिया और फिर इसने हमेशा के लिए इस्लाम को कबूल करने का फैसला किया, क्योंकि जो इज्जत औरत को इस्लाम में दी जाती है वो तो कहीं भी नहीं दी जाती। पर इस सच से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। आज चांदनी मेरी बीवी है और हर लम्हे मेरी शुक्रगुजार है कि मैंने इसे इतनी इज्जत बख्शी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।